वो इस सच्चाई को अनदेखा कर रही थी कि तीसरा युद्ध परिषद ठीक उस समय उसके मामले का फैसला कर रहा था, या फिर यह दिखावा कर रही थी कि जो हो रहा था उसकी उसे जरा भी चिंता नहीं थी, क्योंकि वो स्वयं को अच्छाई और बुराई से कहीं ऊपर समझती है और फ्रांस की जासूसी के हर कदम से अवगत रहती है। रूसी जासूस माताहरी जा पहुंची विदेश मंत्रालय, जहां वो अनुमति लेने गई थी ताकि मोर्चे पर तैनात अपने उस रूसी प्रेमी से मिलने जा सके जो युद्ध में घायल होकर अपनी आंखें गंवा बैठा था, और इसके बाद भी उस पर दोबारा लड़ने के लिए दबाव डाला गया था। उसने बर्दून शहर को अपने रहने की जगह बताया है, जो स्पष्ट है यह जताने की कोशिश में कि वो यह बिल्कुल नहीं जानती थी कि पूर्वी मोर्चे पर क्या हो रहा था। उसे कहा गया कि अब तक कागजात पहुंचे नहीं थे, मगर मंत्री स्वयं इसके प्रभारी थे। बंदी बनाने का वारंट बंद सत्र के तुरंत बाद पकड़ा दिया गया था। सत्र में पत्रकारों को भी जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। मामले की सब बातें विस्तार से मुकदमा समाप्त होने पर सार्वजनिक कर दी जाएंगी। युद्ध मंत्री में बंदी बनाने का वारंट 2 दिन पहले ही जारी कर पेरिस के मिलिट्री गवर्नर के लिए रवाना कर दिया था। ऑफिस 3455 SCR 10, मगर इन्हें औपचारिक तौर पर आरोप लगाए जाने की प्रतीक्षा करनी थी। इसके बाद ही वारंट पर अमल किया जा सकता था। 5 लोगों का एक दल, जिसकी अगुवाई तीसरी युद्ध परिषद के पैरवी करने वाले वकील कर रहे थे, तुरंत होटल एलिसे पैलेस के 131 नंबर कमरे में गया और संगिंद को रेशम का लबादा पहने हुए पाया। वो उस समय तक नाश्ता कर रही थी। जब उससे सवाल किया गया कि वो ऐसा क्यों कर रही है, तो उसने दावा किया कि उसे बहुत सुबह उठकर विदेश मंत्रालय जाना पड़ा और इस समय उसे बहुत भूख लग रही थी। उन्होंने दोषी को कपड़े पहनने को कहा और चारों तरफ तलाशी लेने लगे, और उन्हें बहुत सा सामान मिला, अधिकतर औरतों के कपड़े और बाकी सहायक सामग्री। बरामद हुए सामान में एक ब्रिटेन की यात्रा का आज्ञा पत्र था और दूसरा फ्रांस में नौकरी कर पाने का, जिस पर 13 दिसंबर 1915 की तारीख दर्ज थी। इस दावे के साथ कि यह जो हो रहा है सब गलतफहमी की वजह से है, और उसने मांग की कि उसकी हर वस्तु को सूची में दर्ज किया जाए जिसे वो ले जा रहे थे। अगर उस शाम तक उन्होंने सारी चीज़ें उसके कमरे में ठीक हाल में नहीं लौटाई तो वो जुर्माने का मुकदमा दाखिल कर देंगे। सिर्फ हमारे समाचार पत्र को ही उस मुलाकात के बारे में पता था जो तीसरे युद्ध परिषद की पैरवी करने वाले वकील कप्तान पिएर वाउकार्डन और उसके बीच हुई थी। हमारा गुप्त स्रोत हमें उन लोगों की नियति की जानकारी देता था जो घुसपैठ कर चुके थे और बाद में उजागर किए जाते थे। इस स्रोत के अनुसार, जिसने हमें मुलाकात के दौरान हुई बातचीत की प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई, कप्तान वाउकार्डन ने उसे उस पर लगाए गए आरोपों की सूची थमाई और उसके सर पर खड़े होकर उसे पढ़ने के लिए कहा। जब वो पढ़ चुकी तब उसने पूछा कि क्या वो किसी वकील की सेवाएं लेना चाहेगी, मगर उसने सिरे से इनकार करते हुए बस इतना कहा, पर मैं निर्दोष हूँ। कोई मुझसे मजाक कर रहा है। मैं तो फ्रांस की जासूसी सेवा के लिए काम करती हूँ। जब वो मुझसे कुछ मांगते हैं, और ऐसा बहुत कम हुआ है। कप्तान वाउकार्डन ने उससे एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे हमारे स्रोत ने ही लिखा था, और उसने अपनी इच्छा से हस्ताक्षर कर दिया। उसे विश्वास था कि वो उसी दोपहर अपने होटल के आरामदेह कमरे में पहुंच जाएगी और फिर तुरंत अपने बहुत बड़े मित्र के दायरे में से
कुछ को संपर्क करेगी जो आखिर उस पर लगाए गए बेहुदा आरोपों को खारिज करवा देंगे। जैसे ही उसने उस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए, जो कि एक बयान था, उसे सीधे सेंट लज़ारे कारावास ले जाया गया और वो लगातार कहती रही, यदा-कदा चीखते हुए, मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। और इस बीच हम पैरवी करने वाले वकील से विशेष इंटरव्यू तय कर पाने में सफल रहे। वो इतनी भी सुंदर औरत नहीं थी जिसका दावा सब किया करते थे, उसने कहा, मगर उसमें जरा भी झिझक नहीं थी, जरा सी भी संवेदना नहीं थी। यही वजह थी कि वो निर्ममता से पुरुषों का इस्तेमाल कर उन्हें बर्बाद कर देती थी। उनमें से एक ने तो आत्महत्या भी कर ली थी। जो महिला मेरे सामने खड़ी थी वो एक जासूस थी, अपने मन से और अपनी आत्मा से जासूस थी। वहाँ से हमारी टीम सेंट लज़ारे कारावास पहुँची, जहाँ पहले ही से बहुत से पत्रकार उपस्थित थे, जो कारावास के डायरेक्टर जनरल से बात करना चाहते थे। उनकी राय भी कप्तान वाउकार्डन जैसी ही थी और वही हमारी भी थी। माता हरी की सुंदरता समय के साथ खो गई थी, बस अपनी तस्वीरों में ही वो अब तक सुंदर हैं। उन्होंने कहा, जैसा अय्याज जीवन वो इतने समय से जी रही थी, उसकी वजह से जो औरत यहाँ लाई गई है, उसकी आँखों के नीचे गहरे काले धब्बे हैं, बाल जड़ों से रंगहीन होने लगे हैं और उसका व्यवहार भी अजीब है। उसने इसके अलावा कुछ भी और नहीं कहा कि मैं निर्दोष हूँ। वो भी आमतौर पर चीखते हुए, जैसे वो उस दौर में हो जब औरत अपने व्यक्तित्व के चलते अपने व्यवहार को ठीक से नियंत्रित नहीं कर पाती थी। मैं अपने कुछ मित्रों की खबर पसंद पर हैरान हूँ, जिनके इस महिला से बहुत ही करीबी रिश्ते थे। इस बात की पुष्टि कारावास के डॉक्टर जूलियस सोकवे ने भी की, जिनके बयान के अनुसार उसे कोई बीमारी नहीं है, उसे बुखार नहीं है, उसकी जीभ पर ऐसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता जिससे पेट की समस्या होने का अंदाज़ा हो। आले से सुनने पर उसके फेफड़ों और दिल में भी किसी बीमारी का कोई लक्षण नहीं है। स्वास्थ्य प्रशिक्षण के बाद उसे सेंट लज़ार कारावास की एक कोठरी में ले जाया गया। उसके पहले उस खंड की प्रभारी सिस्टर से जहाँ उसकी कोठरी थी, कहा गया कि वो सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए, क्योंकि बंदनी का मासिक धर्म चल रहा था। और फिर सिर्फ तब उस आदमी द्वारा की गई कई कड़ी पूछताछ के बाद, जिसे हम टॉरक्वेमादा दे पेरिस के नाम से पुकारते हैं, तुमने मुझसे संपर्क किया और मैं तुमसे मिलने सेंट लज़ारे गया। पर जब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस आदमी की नज़र में जिसे तुमने बयान दिए थे, तुम दोषी माने जा चुके थे। वो आदमी जिसे लगभग आधा पेरिस जानता है कि उसकी बीवी ने उसे धोखा दिया था। ऐसा आदमी, प्रिय माता हरी, एक घायल जानवर होता है जिसे न्याय की नहीं बल्कि प्रतिशोध की तलाश रहती है। आने से पहले मैंने तुम्हारे बयानों को पढ़ा था। मुझे लगा कि तुम स्वयं का बचाव करने की वजह अपनी अहमियत जताने में अधिक रुचि दिखा रही थी। तुम अपने प्रभावशाली मित्रों का वर्णन कर रही थी, जबकि तुम्हें करना इसके बिल्कुल विपरीत चाहिए था। यह दिखाना चाहिए था कि तुम शिकार हुई हो। कप्तान लडाओ ने तुम्हें बलि का बकरा बनाया है, जिसने तुम्हारा इस्तेमाल अपने सहकर्मियों के साथ हो रही भीतरी लड़ाई में किया है, ताकि वो जवाबी जासूसी का प्रमुख बन सके। मुझे जो सिस्टर पाउलीन ने बताया, उसके अनुसार जब तुम अपनी कोठरी से लौटकर आई तो लगातार रोती रही और उस बदनाम कारावास में मुक्त घूम रहे चूहों के डर से तुम कई रात सो भी ना सकी। आजकल उस कारावास का इस्तेमाल उन लोगों की हिम्मत तोड़ने के लिए किया जाता है जो खुद को मजबूत समझते थे, जैसे कि तुम। सिस्टर ने यह भी कहा कि इतनी यातना तुम्हें
मुकदमा शुरू होने से पहले ही पागल कर देगी। तुमने एक से अधिक बार अस्पताल में भर्ती होने की मांग की थी क्योंकि तुम एकांत कोठरी में बंद थी और कारावास के अस्पताल में जिसमें अधिक सुविधाएं नहीं हैं, पर कम से कम वहाँ तुम किसी से दो बातें कर सकोगी। यह बात मैं समझ सकता हूँ। इस बीच तुम पर आरोप लगाने वाले निराश होने लगे थे क्योंकि उन्हें तुम्हारे सामान में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसका वो तुम्हारे विरुद्ध इस्तेमाल कर सके थे। जो उन्हें मिला वो एक चमड़े का पर्स था जिसमें बहुत से बिजनेस कार्ड थे। वाउकार्डन ने उन सब आदमियों को बारी बारी पूछताछ के लिए बुलवाने का आदेश दिया जो कभी बरसों तुम्हारे ध्यान को अपनी ओर खींचने की प्रार्थना किया करते थे। उन सब ने तुम्हारे साथ किसी भी तरह के निकटतम संबंध से इनकार कर दिया। अभियोग पक्ष के वकील डॉक्टर मोरेन की दलीलें बेहूदगी से कम नहीं थी। मुकदमे की एक मोड़ पर कोई सबूत न होने पर उसने दावा किया, जेले उस तरह की खतरनाक औरत है जैसी हमें आजकल नज़र आती हैं। किसी आसानी से वो कई भाषाओं में अपनी बात कह सकती है, विशेषकर फ्रांच भाषा में। हम क्षेत्र में उसे अनगिनत रिश्ते धीरे धीरे समाज के उच्च वर्ग में अपनी पेट बनाने का कौशल, उसकी कोमलता, उसकी बुद्धिमत्ता, उसका दुश्चरित्र, यह सब सिर्फ एक बात की तरह इशारा करते हैं कि यह मुमकिन है कि वो अपराधी है। दिलचस्प बात यह है कि आखिर में कप्तान लडाउ ने भी तुम्हारे पक्ष में लिखित बयान दिया। उसके पास टॉर्के मादा दे पेरिस की दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था और उसने कहा, यह तो स्पष्ट है कि वो हमारे दुश्मनों के लिए काम कर रही थी, पर इसे साबित करना होगा और इस बयान को पुख्ता करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अगर तुम्हें पूछताछ करने के लिए अहम सबूत चाहिए तो उचित होगा युद्ध मंत्रालय में जाना, जहां इस तरह के दस्तावेज हैं। जहां तक मेरी बात है तो मुझे विश्वास है कि जिसके ऐसे कठिन समय में भी जिसमें हम जी रहे हैं इतने सारे अवसरों से संबंध हो, तो यह अपने आप में ही एक सबूत है जो पर्याप्त है, भले ही कुछ भी लिखित में नहीं है या फिर इस तरह के तर्क युद्ध की कचहरी में दायर नहीं किए जाते। मैं इतना थक चुका हूँ कि भ्रम की स्थिति में पहुँच गया हूँ। मुझे लग रहा है कि यह पत्र मैं तुम्हें लिख रहा हूँ। लग रहा है कि इसे तुम तक भी मैं ही पहुँचाऊँगा और हमारे पास साथ बिताने के लिए अब भी समय होगा और हम अतीत में झांकेंगे भरे जख्मों के साथ और किसी पता शायद यह सब अपने जहन से मिटा सके। पर सच्चाई यह है कि यह पत्र मैं अपने लिए लिख रहा हूँ, स्वयं को यह यकीन दिलाने के लिए कि मैंने वो सब कुछ किया जो संभव था और किया जा सकता था। पहले तो तुम्हें सेंट लज़ारे कारावास से मुक्त कराने के लिए, फिर तुम्हारी जान बचाने के लिए और अंततः उस किताब को लिखने के मौके के लिए जिसमें उस अन्याय का वर्णन होगा जिसने तुम्हें एक औरत होने के अपराध के लिए अपना शिकार बनाया, मुक्त विचार होने के अपराध के लिए शिकार बनाया, लोगों के सामने कपड़े उतारने के बड़े अपराध के लिए शिकार बनाया, उन पुरुषों से संबंध बनाने के लिए जिनकी साख को हर कीमत पर बने रहने की आवश्यकता थी। यह सब खतरनाक अपराध था। यह बस तभी संभव हो सकता है जब तुम फ्रांस या फिर दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाओ। यहाँ यह वर्णन करने का कोई लाभ नहीं कि मैंने कितने पत्र और प्रस्ताव वाउकार्डन को भेजे या मैंने कितनी बार नीदरलैंड के राजदूत से मिलने की कोशिश की या फिर लडाउ से कितनी गलतियाँ की।
जब सबूत की अनुपस्थिति में जांच रुक जाने का खतरा मंडराने लगा तब लड़ाऊ ने पेरिस के मिलिट्री गवर्नर को सूचित किया कि उसके पास बहुत सारे जर्मन टेलीग्राम थे, कुल 21 दस्तावेज जो तुम्हें पूरी तरह दोषी साबित करते थे। और इन टेलीग्रामों में क्या लिखा था? सच्चाई है कि पेरिस पहुंचने पर तुमने लड़ाऊ से मिलना चाहा, कि तुम्हें काम के लिए पैसे दिए गए, कि तुमने और पैसों की मांग की थी, कि उच्च वर्ग में तुम्हारे कई प्रेमी थे, पर ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं था जिसमें कोई गुप्त जानकारी हमारे काम या हमारी फौज की तैनाती के बारे में रही हो। दुर्भाग्य से वायुकांडन से हुई तुम्हारी हर बातचीत के दौरान मैं उपस्थित नहीं था, क्योंकि तब तक वो अनुचित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू हो गया था और कई सत्रों में बचाव पक्ष के वकीलों को सम्मिलित होने की अनुमति नहीं थी। एक कानूनी भूल जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर उचित ठहराया गया था। पर ऊंची जगहों पर मेरे भी मित्र हैं और उन्होंने सुना था कि तुमने कप्तान लड़ाऊ से कठोरतापूर्वक सवाल किया था, यह कहते हुए कि तुमने उसकी ईमानदारी पर यकीन किया था जब उसने तुम्हें दोहरे जासूस की तरह काम करने के लिए पैसे देने का प्रस्ताव किया था। इस समय जर्मन अच्छी तरह जानते थे कि तुम्हारा क्या होने वाला था और वो यह भी जानते थे कि आगे वो जो कर सकते थे वो तुम्हें और मुसीबत में डाल देगा। पर जो हमारे देश में हो रहा है उससे बिल्कुल विपरीत। वो एजेंट H-21 को पहले ही भुला चुके थे और अपना ध्यान मित्र राष्ट्रों के हमले को रोकने में लगा रहे थे, उन चीज़ों से जो जंग में काम आती हैं, सैनिक मस्टर्ड गैस और बारूद। मैं उस कारावास की साख को अच्छी तरह से जानता हूँ। पूर्व में कौड़ियों की बस्ती हुआ करता था, फिर मरने वालों का आश्रम बनाया गया। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान उसे कैदखाने में बदल दिया गया और मृत्युदंड देने के लिए भी इस्तेमाल किए जाने लगा। साफ सफाई का तो वहाँ नामो निशान भी नहीं है, कोठरियों हवादार नहीं हैं और बीमारियाँ उस बदबूदार हवा में आसानी से फैलती हैं जिसके घूमकर ताज़ा होने का कहीं कोई रास्ता नहीं है। सैन लज़ारे कारावास में अधिकतर वेश्याएं बंदी हैं या वो औरतें जिनके परिवार के सदस्यों ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर उन्हें सामाजिक जीवन से निकालकर यहाँ पटक दिया था। इसका इस्तेमाल उन चिकित्सकों द्वारा भी किया जाता है जिनकी रुचि मानवीय व्यवहार का अध्ययन करने में है, बावजूद इसके कि उनमें से एक चिकित्सक इसकी पहले ही वार्ष्णा कर चुका था। ये जवान औरतें चिकित्सा विज्ञान और नीतिज्ञों के लिए बेहद रुचि की वजह हैं। छोटी असहाय जंतु जिन्हें विरासत के झगड़ों के चलते यहाँ 7 या 8 साल की छोटी उम्र में भेज दिया जाता है और ये सब अनुशासनात्मक सजा की आड़ में हो रहा है। ये अपना बचपन दुराचारण, वेश्यावृत्ति और बीमारियों के बीच बिताती हैं जब तक 18-20 साल की उम्र में रिहा नहीं हो जाती, मगर तब तक इनमें जीने की और घर लौटने की इच्छा दम तोड़ चुकी होती है। आज तुम्हारी कारावास की साथी वो है जिसे अब हम औरतों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाली पुकारती हैं और भी बुरा नाम है युद्ध विरोधी, पराजयवादी, देशद्रोही हेलेन ब्रायन। वो बंदिनी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसके विरुद्ध आरोप तुम पर लगे आरोपों जैसे ही हैं। जर्मन लोगों से पैसा प्राप्त करना, सैनिकों और हथियारों निर्माताओं से पत्र व्यवहार करना, यूनियन का नेतृत्व करना, कामगारों पर नियंत्रण और गुप्त तौर पर ऐसे समाचार पत्र छापना जिनमें लिखा जाता था कि औरतों से अधिक भी पुरुषों के समान ही होते हैं, औरतों के अधिकार भी पुरुषों के समान होते हैं।
हेलेन की नियति भी शायद तुम्हारी नियति जैसी ही होगी, हालांकि इस पर शक करने की मेरी अपनी वजह है, क्योंकि वो फ्रांस की नागरिक है जिसकी अखबारों में प्रभावी दोस्त है, और उसने उस हथियार का कभी इस्तेमाल नहीं किया जिसकी सब नीतिज्ञ सबसे अधिक निंदा करते हैं। वो हथियार जो तुम्हें दांते के नरक की निवासी होने की प्रिय पात्र बनाता है, मोहित करना। मैडम ब्रायन मर्दों की पोशाक पहनती हैं और इस बात पर उसे गर्व है। इसके अलावा उसे पहले युद्ध परिषद ने देशद्रोही का दोषी करार दिया, जिसका उस ट्राइब्यूनल की वनीस्वत अधिक न्यायपूर्ण इतिहास रहा है, जिसका प्रमुख वाउकार्डन है।